नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए भाग तृतीय के लिए है। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य सौंदर्य पार्ट प्रथम। देखिए विद्यार्थियों, जो छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य के इतिहास में पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम हमारे शब्दों में कहें तो पंत ने जो अपना जीवन जिया है वो प्रकृति की गोद में जिया है। सुमित्रा नंदन पंत अपने व्यक्तित्व में देवदूत की आभा से मंडित युग प्रवर्तक कवि, भविष्य दृष्टा और सौम्य स्वभाव के बहुआयामी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका जन्म प्राकृतिक छटा या यूँ कहें कि प्रकृति की गोद में हुआ था और वो एक ऐसा स्थान था और उसका सुमित्रा नंदन पंत ने भरपूर आनंद लिया, उसमें वो भरपूर जीवन जिए और वो क्षेत्र था कौशानी अल्मोड़ा, जो अब उत्तराखंड में आता है। तो वहाँ पर पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। इनके पिता गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म का नाम था वो गुसाई दत्त था और इनके जो पिता थे वो चाय बागान में प्रबंधक थे। उदार मना, तेजस्वी, ईमानदार व व्यवसायी बुद्धि के व्यक्ति थे। और यदि पंत जी के शब्दों में इनके पिता के बारे में हम समझें तो स्वयं पंत जी ने कहा है कि मेरे पिताजी बहुत गौर वर्ण, लंबी चौड़ी आकृति के, मुख पर सौजन्य के साथ तेज युक्त, निर्भीक, स्वतंत्र विचारों के, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नौकरी में भी उन्होंने सदैव अपने स्वाभिमान और सच्चाई की रक्षा की। ये स्वयं पंत जी ने लिखा है अपने पिता के लिए। कौसानी की पाठशाला में पंत जी का जो प्रारंभिक अध्ययन है, पठन हुआ और फिर उसके बाद ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। वहाँ पर इन्होंने जो गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्रनाम आदि धार्मिक ग्रंथों का जो कि इनको विरासत में मिला था, परिवार में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती थी, वहाँ पर भी पंत जी ने इनका अध्ययन किया। और फिर कौसानी जो पंत जी की जन्मभूमि है, उसके लिए पंत जी ने स्वयं एक जगह लिखा है कि मेरी जन्मभूमि कौसानी है, जिसे पूर्वांचल की विशिष्ट सौंदर्य स्थली माना जाता है, जिसकी तुलना गांधी जी ने स्विट्ज़रलैंड से की है, जहां शरद में ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के उपभोग के लिए चिरंतर सौंदर्य निश्चित ही यहाँ उगाया जाता है। मैं आपको ये पंत जी का जीवन केवल और केवल इसलिए बता रहा हूँ कि प्रकृति की गोद में जब उनका जन्म हुआ तो उनके काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का आना बहुत ही स्वाभाविक था। प्रकृति और साहित्य एक दूसरे के पूरक है। साहित्य बिना प्रकृति के अधूरा है और प्रकृति का भी जब तक साहित्य में वर्णन नहीं हो तो प्रकृति भी उसके बिना अधूरी सी महसूस होती है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य है वो पढ़ने से पूर्व हम यहाँ पर ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि जो पंत थे उनका जन्म प्राकृतिक जो बहुत ही सौंदर्यमय स्थान है, कौशानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, तल्लीताल, हल्द्वानी, ये हमारे देश में बहुत ही सुनहरे, बहुत ही प्रकृति से संपन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
पंत 1934 में शांति निकेतन गए और वहाँ पर इन्होंने प्रयाग और इंडियन प्रेस है वहाँ पर भी इन्होंने कुछ समय काम किया। 1936 में इन्होंने मार्क्सवाद पढ़ा और फिर ये गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति एक तरह से ये आकर्षित होने लग गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के दमन चक्र से इनका मन अवसाद से भर गया और संस्कृति केंद्र लोकायतन की इन्होंने योजना बनाई और उनका स्वप्न था कि हम कविता में जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं उसे धरती पर साकार किया जाए। तो यहाँ पर आकर के इन्होंने एक तरह से लोकायतन की योजना बनाई और लोकायतन का एक तरह से लिखना उसको शुरू कर दिया। 1956 की दुर्गाष्टमी को लोकायतन महाकाव्य इन्होंने लिखना शुरू किया। इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो में पंत जी ने सक्रिय सहयोग किया। उन्होंने उद्घाटन के अवसर पर त्रिवेणी नामक कविता लिखी और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम वहाँ नौकरी करते हुए दिया। 1957 में फिर ये वहाँ से अलग हो गए और 1966 में एक बार पुनः रूस की यात्रा का अवसर पूरा करके और ये पुनः प्रयाग में आ गए। सुमित्रा नंदन पंत के जो काव्य हैं, अब चूँकि ये हमारा जो मूल विषय है वो इनके काव्य में सौंदर्य को हमें देखना है, तो सुमित्रा नंदन पंत का जो संपूर्ण काव्य है यूँ तो प्रकृति से भरा हुआ है, लेकिन इसके अलग अलग रूप में हम इसका एक तरह से अध्ययन कर सकते हैं। प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर ये पंच तत्व प्रकृति के अभिन्न अंग रहे हैं और पंत की काव्य यात्रा में भी जो सोपान लिए गए हैं उसमें है जो सौंदर्य सोपान है, सामाजिक सोपान है, नवचेतना के सोपान है, समन्वय और संस्कृति के सोपान हैं। इन बिंदुओं पर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रा नंदन पंत के जो काव्य है उसके प्रथम चरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि पंत जी सुंदर कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदरम शिवम और सत्यम से शून्य नहीं है। सौंदर्य प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक कविता का असली विषय है। पंत में सौंदर्य के अंतर में प्रवेश करने की अक्षय शक्ति है। एक जगह पर पंत जी ने लिखा है, नवल कलियों के धोरे झूम, प्रश्नों के अधरों को चूम, मुदित कवि सी तुम अपना पाठ, सीखती हो सखी जग में घूम। इसके बाद स्वयं पंत जी कहते हैं कि प्रकृति के ऐसे मनोरम वातावरण में मेरा मन अपने आप उस निर्निमेष नैसर्गिक शोभा में तन्मय रहकर आत्मस्थ हो गया। मेरे किशोर कवि जीवन में अनेक सुनहली स्मृतियों में लिपटे हुए आरंभिक वर्ष कौशानी और अल्मोड़ा की प्रकृति के एकांत छाया में व्यतीत हुए। तो इस प्रकार प्रकृति के ऊपर स्वयं पंत जी भी कहते हैं और वे कौसानी की वन वल्लरियों, रंग बिरंगे पुष्पों, तर्ण तरु द्रुमों, नवीन कोमल पल्लवों की मरमर सरसर ध्वनि, मधुर मधुर गंध, पल पल परिवर्तित होती वनश्री के परिधानों, भांति भांति के पक्षियों के चहचहाने, कोकिल के कूकने, भौरों के गुनगुनाने, नदी की निर्झर की कल कल छल छल ध्वनियों की लोरी सुनकर ही बड़े हुए। इसलिए पंत के काव्य में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन पंत जी ने किया है। पंत 1907 से लेकर 1918 तक के अपने जीवन को उन्होंने स्वयं ने भी प्रकृति का आंचल कहा है। उनके अनुसार आरंभिक काव्य प्रकृति और अंतः संघर्ष का काव्य है।
मेरी सबसे प्रिय रचना उसके बारे में है जो पंत जी ने स्वयं कहा है कि मैंने प्रकृति के एक सौंदर्यवादी कवि के रूप में काव्य के सा रे ग म का अभ्यास किया। सौंदर्य स्वभाव से ही मुझे अधिक भावना के सहज धरोहर के रूप में मिला। प्रकृति के सुंदर मुख को मैंने छुटपन से ही पहचान लिया था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ये मेरी किशोर कल्पना नैसर्गिक सौंदर्य के ही मधुर स्वप्न में देखती रही है। समीक्षकों ने वीणा, ग्रंथि, पल्लव की रचनाओं को छायावादी सौंदर्यवादी काव्य के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत का आरंभिक काव्य सौंदर्य का युग काव्य है और गोपाल कृष्ण कोल पंत के इस युग के बारे में कहते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ नामक निबंध में पंत जी ने अपने लेखन की स्वयं ने अपनी विशेषताएं जो बताई हैं वो है प्रकृति प्रेम, अंतर्मुखी स्वभाव, जीवन की अनेक दिशाओं की उन्मुक्ति, जीवन में उत्थान और पतन। और वे प्रकृति प्रेम के बारे में स्वयं भी बताते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हिमालय के अंचल में पैदा होने के कारण बचपन से ही मेरे भीतर एक सौंदर्य बोध अथवा सौंदर्य प्रेम की भावना पैदा हो गई थी। तो इस प्रकार है जो पंत जी भी स्वयं भी कहते हैं और इनके जो समीक्षक विद्वान भी हैं वो भी यही बात बताते हैं कि जब इस तरह के वातावरण में पंत जी का जन्म हुआ तो प्राकृतिक सौंदर्य उनके काव्य में आना स्वाभाविक था। प्रकृति को उन्होंने आलंबन रूप में अपने काव्य में प्रयोग किया है और जो उसके नाना रूप हैं उनका यथातथ्य स्वतंत्र और संश्लिष्ट चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। पंत जो प्रकृति से सर्वाधिक प्रेरित और प्रभावित रहे और वे प्रकृति के वैभव और सौंदर्य को प्रकृति के रूप में ही देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। एक उदाहरण है उनका, ओस बिंदु लघु ओस बिंदु बहु नीले हरे लाल, चंचल ताराओं से जल जल फैलाते शीतल सजल ज्वाल। एक दूसरा उदाहरण और है, कौन कौन तुम परिहत वासना, म्लान मना भू पतितासी, धुली दुसरित मुक्त कुंतला, किसके चरणों की दासी। इस प्रकार प्रकृति एक शिक्षिका के रूप में पंत को हंसना सिखाती है, ओस उनको नहलाना सिखाती है, झरनों की जो निर्मल धाराएं हैं वो उनको जीवन की शिक्षा देती है। तो यह जीवन सौंदर्य एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि पंत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही उनका जीवन सौंदर्य है जो हमें पंत के जीवन सौंदर्य से परिचित कराता है। पंत के काव्य में प्रकृति का एक दूसरा रूप हमें जो देखने को मिलता है वो है उद्दीपन रूप। इन्होंने अब तक जो हमने देखा वो पंत के काव्य में प्रकृति का आलम्बन रूप था और यदि हम उनके उद्दीपन रूप की बात करें तो पंत के काव्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप भी प्रभावशाली ढंग से उन्होंने एक तरह से उसको लिखा है, निखारा है और उसको रचा है। प्रकृति मानव के मनोभावों की सहचरी बनी है और छाया को बाहों का उपधान लगाए लेटी देखने पर कवि पंत का मन मचल उठता है। तो उन्होंने एक उदाहरण एक जगह लिखा है, खोलो मुख से घूंघट खोलो, हे चिर अवगुंठनमयी बोलो। तो इस प्रकार है जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें है जो उन्होंने प्रकृति के बहुत सारे रूप है जो यहाँ पर दिखाए हैं। प्रकृति का जो मानव का रूप है या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति का पंत ने मानवीकरण किया है वो पंत की वीणा में
और पंत की जो प्रथम रश्मि जो कविता है उसमें उन्होंने उसका मानवीकरण किया है। हमारे सिलेबस में भी ये कविता है प्रथम रश्मि। तो वहाँ उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। सूंग चुनकर सखी सारे फूल, सहज विंद बंद निज सुख दुख मूल। सरस रचती हो ऐसा राग धुले बन जाती मधुसूल। पिला दो ना तब हे सुकुमारी, इसी से थोड़े से मधु में गान। कुसुम से खुले कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति का मानवीकरण अपने काव्य में किया है। यदि ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। यदि हम ये कहें कि पंत ने अपने काव्य में जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है उस संपूर्ण काव्य का ही मानवीकरण कर दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंत के काव्य में हम यदि सामाजिक सौंदर्य की बात करें तो पंत का काव्य सामाजिक सौंदर्य से भी भरपूर भरा हुआ है। इसका वर्णन हम अगले भाग में करेंगे।